चलो देखो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डार्विन की थ्योरी हम पढ़ रहे थे, है ना। जो भी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थे उनमें हमें 5 थ्योरी देखनी थी। पहला थ्योरी कौन सा था? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, पहला थ्योरी कौन सा था? 5 थ्योरी थी। लेमार्क की थ्योरी, लेमार्क नाम सुना है? थ्योरी ऑफ लेमार्क, लेमार्किज्म जिसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दूसरा थ्योरी क्या था? नियो लेमार्किज्म। तीसरा डार्विनिज्म। चौथा नियो डार्विनिज्म। लास्ट म्यूटेशन थ्योरी। नियो डार्विनिज्म ही मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी, ये आपकी 5 थ्योरी थी। उसमें से डार्विनिज्म वाली थ्योरी में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। 5 चीज़ें मैंने बताई थी। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करती थी एक्सेप्ट 2, नेचुरल सिलेक्शन और आपका ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन मैंने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं कि नेचुरल सिलेक्शन आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि नेचुरली कैसे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसके एविडेंस दे रखे हैं। तो वो रहे ये 3 एग्जाम्पल्स। पहला है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दूसरा है ड्रग रेजिस्टेंस, तीसरा है सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं, ये कैसे एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। देखो, सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसकी बात करते हैं। ये क्या है? देखो, जो आपके मॉथ होते हैं ना, मॉथ जानते हो, छोटी छोटी सी बटरफ्लाई जैसे होते हैं, पर एक्चुअली में उसे बटरफ्लाई नहीं मॉथ कहते हैं। उसकी अक्सर करके आप जब लाइट वगैरह जलाते हो तो वो उड़ते हुए चले आते हैं ना, और बहुत पाउडरी सी स्किन होती है उनकी, पाउडर से ऐसे गिरते हैं, ठीक है, उसको मॉथ कहते हैं आप, ठीक है। मॉथ 2 तरह के होते थे। एक होता था ब्लैक कलर्ड मॉथ, यानी कि ब्राउन कलर के जिसके विंग्स होते थे, जिसके पंख ब्राउन कलर के होते थे, एक वो मॉथ होता था, और एक वाइट मॉथ होता था, ठीक है। पहले के ज़माने में जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तब वाइट मॉथ ज़्यादा पाए जाते थे कंपेयर टू ब्राउन मॉथ। क्यों? देखो, जो पेड़ वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, उनके जो तने होते थे, यानी कि जो उनका मेन ट्रंक है ना, पेड़ का मेन ट्रंक होता है ना, जो लकड़ी वाला पार्ट है, उस पे पहले लाइकेन ग्रो होने शुरू हो जाते थे। लाइकेन क्या है? लाइकेन, देखो अगर मैं बात करूं लाइकेन की, लाइकेन, तो लाइकेन एक आपका ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का। फंजाई और एल्गी साथ में रह करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसे आप कहते हो लाइकेन। एक्चुअली में इसमें 2 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। अगर आपके इन्वायरमेंट में SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा है तब ये ग्रो नहीं कर सकता, अगर SO2 कम है तभी ये ग्रो करेगा। तो जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश होने लगी, अलग अलग फैक्ट्री वगैरह लगने लगी, तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया। पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से SO2 का लेवल बढ़ा। SO2 का जब लेवल बढ़ेगा तो लाइकेन क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। लाइकेन है आपका इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। और किस चीज़ का पॉल्यूशन? सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। SO2 अगर ज़्यादा होगा तो लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका इससे क्या संबंध, जो आपके पेड़ पौधे हैं ना, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उनकी सरफेस पे लाइकेन ग्रो कर जाता था, और लाइकेन का कलर होता है वाइट कलर का, लगभग वाइट कलर का लाइकेन होता है, ठीक है। पेड़ों की सरफेस पर जब ये ग्रो कर जाता था तो जो आपके मॉथ वगैरह होते थे, वाइट कलर वाले मॉथ, उस पर अगर बैठते थे तो वो उसकी सरफेस में छुप जाते थे। तो उनको जो खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बर्ड्स मॉथ को खाती हैं, वो उसे देख नहीं पाती थी, तो वाइट वाले मॉथ आपके बच जाते थे। लेकिन अगर डार्क वाला मॉथ बैठता था तो ईजिली उसका प्रेडेटर यानी कि उसको खाने वाला पंछी उसे देख लेगा, तो वो डार्क वाले को खा लेता था। क्लियर? तो ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट थे? आपके वाइट वाले। कब? जब आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं आई थी, जब आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं प्रेजेंट थी, तब क्या था? लाइकेन ग्रो करता था और वाइट वाले मॉथ उसमें छुप जाते थे, तो ब्लैक वाले जो डार्क कलर वाले थे
उनकी संख्या कम थी क्योंकि उनको बर्ड्स खा लेती थी। ठीक है, बात करते हैं जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया यानी फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा बन गई, तब क्या हुआ? दो रीज़न, पहला तो लाइकेन ग्रो करना ख़त्म कर गया क्योंकि लाइकेन पॉल्यूशन में ग्रो नहीं हो सकता, तो पेड़ की सरफेस नॉर्मली ब्राउन कलर की होती हैं। ठीक है, और ऊपर से इंडस्ट्री वगैरह से जो धुआं निकलता है, स्मोक वगैरह निकलता है, वो भी ब्लैक कलर का होता है, तो वो पेड़ों का कलर और ज़्यादा डार्क हो गया। अब उस पर अगर वाइट मॉथ बैठेगा तो क्या उसे बर्ड्स आसानी से देख लेंगी? देख लेंगी। ठीक है, तो वाइट मॉथ को अब आसानी से खा सकती हैं, लेकिन आपका डार्क वाला मॉथ अब छुप सकता है। ठीक है, तो डार्क मॉथ का नंबर्स बढ़ जाएगा कंपेयर टू वाइट मॉथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले कौन से मॉथ ज़्यादा होंगे? वाइट वाले। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कौन से ज़्यादा होंगे? ब्राउन वाले। तो ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन था, ब्राउन वाले को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया और वाइट वाले को नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सर्वाइव करेगा? आपका ब्राउन वाले। कैसी जगह पे? जहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा हों। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसमें से कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ है, यानी कि कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। गांव में जैसे कि यहाँ के जो रीजन्स हैं, यहाँ पे वाइट मॉथ भी पाए जाते हैं। आप खुद ही फील किए होंगे, कहीं लाइट वगैरह जलाते हो तो वाइट कलर के मॉथ आपको दिख जाएंगे, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं वहाँ आपको वाइट वाले नहीं दिखेंगे, वहाँ आपको ज़्यादातर कौन दिखेंगे? ब्राउन वाले। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि नेचर ने सेलेक्ट तो किया है, लेकिन कोई भी इनमें से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतनी सी बात है आपकी इंडस्ट्रियल मेलानिज़म से। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश होना, मेलानिज़म मतलब होता है, मेलानिज़म वर्ड आया है मेलानिन नाम के पिगमेंट से। मेलानिन क्या होता है? जो आपके स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन होगा वो उतना ज़्यादा डार्क कलर का होता है, जिसमें जितना कम मेलानिन होगा वो उतना फेयर होता है, वो उतना गोरा होता है। तो मॉथ की अगर बात करें तो जो डार्क वाली मॉथ है उसमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है और उसी को नेचर ने सेलेक्ट किया है इंडस्ट्रियल मेलानिज़म, यानी कि मेलानिन वाले को नेचर ने क्या किया है? सेलेक्ट किया है। ये टर्म समझ में आया? पक्का? हेडिंग डालो इंडस्ट्रियल मेलानिज़म। पहला है आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज़म। मैं जो जो लिख रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही मैं लिखूँगी। लिखो इतनी चीज़ें। लिख लेना तो बताना, जल्दी जल्दी लिखो। फास्ट। किनारे ये ज़रूर लिख लेना, लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। SO2 अगर ज़्यादा है तो लाइकेन विल नॉट ग्रो। If SO2 is more, lichen will not grow। ये ज़रूर किनारे लिख लेना। हो गया ना? जल्दी करो शिवांगी। डन? हो गया शिवांगी? देखो इधर,
तो हमने क्या कहा, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म क्या है, इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश होने से जिस मॉथ में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा था वो नेचर से सेलेक्ट कर लिया और बाकी जो वाइट वाला मॉथ था उसको नेचर ने उतना सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये इस वर्ड का मतलब है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री आने से पहले, इंडस्ट्री कब आई थी, 1920 में आई थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में जब इंडस्ट्री बढ़ी थी वो 1920 के बाद बढ़ी थी। तो यानी कि बिफोर 1920 या कह दूँ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट मॉथ ज़्यादा थे कंपेयर टू ब्राउन मॉथ, क्योंकि वाइट मॉथ क्या हो जा रहा था, लाइकेन की वजह से पेड़ पे छिप जा रहा था, आसानी से छिप जा रहा था। उसे खाने वाली प्रेडेटर बर्ड जो है, प्रेडेटर मतलब कि जो किसी ऑर्गेनिज्म पे फीड करे उसे प्रेडेटर कहते हैं। ठीक है, तो मॉथ की जो प्रेडेटर थी वो उसे खा नहीं पाई। प्रेडेटर वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब होता है जो किल करते हैं। मॉथ को जो बर्ड किल करेगी उसे आप कहोगे प्रेडेटर बर्ड। डियर को लायन किल करता है तो डियर के लिए लायन क्या है, प्रेडेटर है। ठीक है, तो देखो, तो ट्रंक क्योंकि ट्रीज़ के वाइट हुआ करते थे ड्यू टू लाइकेन, इसीलिए वाइट मॉथ उसमें इजीली हाइड हो सकती थी, लेकिन ब्राउन मॉथ उसमें हाइड नहीं हो पाती थी। और कौन आइडेंटिफाई कर लेता था उसे, प्रेडेटर्स। इसीलिए ब्राउन मॉथ का नंबर कम था कंपेयर टू वाइट मॉथ। ठीक इसका उल्टा हुआ यहाँ पे, तो क्या मुझे उसे लिखने की ज़रूरत है, आप खुद से भी उसे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन मॉथ ज़्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रीज़ को स्मोक की वजह से और लाइकेन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ट्रीज़ डार्क हो चुकी हैं, तो वहाँ डार्क वाली मॉथ आसानी से छुप सकती है और वाइट वाली मॉथ को प्रेडेटर आइडेंटिफाई करके खा लेगी। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, पहला आपका टॉपिक क्लियर। नेचर ने किसे सेलेक्ट किया है, डार्क वाले को। एक स्टार पॉइंट डाल के नीचे लिखो, एक स्टार पॉइंट डाल के नीचे लिखो। यहाँ पे आ रहा है क्या, चेक करो। अच्छा, मैं इस चीज़ को मिटा दूँ, ये लिख लिया है ना। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म में ही आपको एक पॉइंट लिखना है, नो वेरिएंट्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। लिखो फिर समझाते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो, नो वेरिएंट्स यानी कि मॉथ और ब्राउन, वाइट मॉथ एंड ब्राउन मॉथ, दो वैरायटी है मॉथ की, तो ये दो वेरिएंट्स हैं हमारे पास। वेरिएंट्स मतलब ये दो वैरायटी। ठीक है, ये दोनों वैरायटी में से कोई भी वैरायटी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। वाइप्ड आउट मतलब ख़त्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना जिसे आप कहते हो। इनमें से कोई भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह नहीं हो गई है। यहाँ ही देख लो, फरिंदा में कौन सी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, नहीं है, तो यहाँ वाइट मॉथ प्रेजेंट है। लेकिन गाज़ियाबाद चले जाओ या दिल्ली में चले जाओ आप, वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कौन ज़्यादा होगा, ब्राउन वाली ज़्यादा होगी। यानी कि कोई भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होता है नेचर जिस चीज़ को सेलेक्ट कर लेती है तो दूसरा वाला ख़त्म हो जाता है। आप इकोलॉजी में ऐसी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मौत के साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इतनी बातें थी आपकी इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म में। अब हेडिंग डालो ड्रग रेजिस्टेंस, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो इधर, ड्रग मतलब होता है कोई दवा, दवाइयों को हम कलेक्टिवली ड्रग कह देते हैं, मेडिसिन आप कह सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता आ जाना, यानी कि उससे लड़ने की क्षमता आ जाना आपके अंदर। देखो इस वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें है क्या।
हम बहुत पहले से, जब से एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ है तब से हम कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं। तो जब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए, देखो बार बार हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। हम बैक्टीरिया को बार बार मार रहे हैं, बार बार मार रहे हैं, तो कभी तो ऐसा समय आएगा कि बैक्टीरिया अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर ले कि एंटीबायोटिक्स उस पर असर ही ना करे। बैक्टीरिया अपने जीवन को बरकरार रखना चाहता है ना। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारी लाइफ बनी रहे, अपने अंदर चेंजेस लाता है ताकि अपने इन्वायरमेंट में वो अडाप्ट कर सके। जब हम ड्रग्स बार बार यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या आ रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा संख्या में वो लोग मरते जा रहे थे। तो उनमें से कुछ ऐसे हुए जो अपने आप को इवॉल्व कर लिए, या म्यूटेशन हो गया उसमें, ठीक है, अपने अंदर बदलाव ला लिए। ऐसा बदलाव लाए कि उन पे एंटीबायोटिक असर ना कर सके। बात समझ में आई? उनके अंदर ऐसा बदलाव आया कि उन पे एंटीबायोटिक असर ना कर सके, यानी कि वो एंटीबायोटिक के लिए क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए। बात समझ में आई? उसी को कहते हैं आप ड्रग रेजिस्टेंस। अब देखो नेचर किसे सेलेक्ट करेगी, जो रेजिस्टेंट हो गया है या जो रेजिस्टेंस नहीं था। जो रेजिस्टेंट हो गया है वही तो सर्वाइव करेगा, नहीं तो हम उसे एंटीबायोटिक डाल के मारते रहेंगे। क्लियर? तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते गए, तो अब जो बैक्टीरियाज हैं, मोस्टली बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं। पहले हम नॉर्मल सी एंटीबायोटिक यूज़ करते थे, कम mg का एंटीबायोटिक यूज़ करते थे, तब भी हमारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अब ज़ुकाम पकड़ लेता है, एंटीबायोटिक खाते रहो, जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। कोई भी बीमारी हो गई, एंटीबायोटिक खाते रहो, जल्दी असर ही नहीं करते हैं। ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ किया है उस पर एंटीबायोटिक्स का असर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंस हो चुके हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट निकल के सामने आता है, अगर नेचर ये रेजिस्टेंस करवाई होती तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करवाई होती। अगर नेचुरल होता वो, तो ये तो हमने स्टार्ट किया है ना एंटीबायोटिक खाना, तो ये हमारी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ये नेचर की वजह से इवोल्यूशन नहीं हुआ है। क्या नेचर एंटीबायोटिक्स दे रही थी? नहीं, एंटीबायोटिक्स हमने बनाए, और हमारी वजह से जो आपके बैक्टीरिया हैं उनमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ है, उनमें रेजिस्टेंस आया है, तो वो हमारी वजह से आया है। तो हम उसे नेचुरल सिलेक्शन ना कह करके क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो ये हुआ है उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। दोनों आप कह सकते हो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों? क्योंकि वो हमारी वजह से आया है। और नेचुरल सिलेक्शन क्यों? क्योंकि नेचर उसे सेलेक्ट कर रही है। एक और वर्ड निकल के इसके लिए सामने आता है, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रो मतलब होता है मैन के द्वारा, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इवोल्यूशन मतलब आने वाला बदलाव। हमारी वजह से बैक्टीरिया में बदलाव आया है, इसलिए वो कैसा इवोल्यूशन है, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। बात समझ में आई? इस चीज़ को लिखो। वहाँ पे देखो ये चीज़ देखो वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, आप एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कह सकते हो, उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब इवोल्यूशन नेचर के द्वारा होता है। हाँ, तो उसे तय नहीं है। देखो अब आप अगर इकोलॉजी में जाओगे, इकोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म है बारनेकल। बारनेकल एक आपका समुद्री जीव है, ठीक है। एक होते हैं बड़े बारनेकल, एक होते हैं छोटे बारनेकल। बड़े के आने की वजह से छोटे वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह से वो ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। मान लो कोई इसी एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कहीं नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ उसको खाने वाला कोई चीज़ ला दो तो यहाँ के सारे ख़त्म हो जाएंगे, यानी वो विलुप्त हो गए। लेकिन वो यहाँ भी प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेजेंट है, अमेरिका में भी प्रेजेंट है, और सिर्फ हमने इंडिया में उसको खाने वाला जीव लाया तो वो क्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बाकी जगह बच जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कंडीशंस क्या ला रहे हो। नेचुरल सिलेक्शन से एक्सटिंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलो इसमें लिखो, ड्रग रेजिस्टेंस में लिखो,
एंथ्रोपोजेनिक का मतलब लिख लेना चाहिए। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मैन मेड, मैन के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। Evolution जो हुआ है वो ह्यूमन के द्वारा हुआ है, ह्यूमन के कारण हुआ है, इसलिए उसे एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। या फिर कभी कभी कह देगा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से हुआ है, यानी कि ह्यूमन के एक्शन की वजह से हुआ है। देखो मेनली आपकी एनसीईआरटी में इसी बस को एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कह रखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले को नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगा था। ठीक है, तो ड्यू टू दैट रीज़न आप भी कह सकते हो दोनों एंथ्रोपोजेनिक है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेनली आपके एनसीईआरटी में इसको दे रखा है। तो अगर कभी ऑप्शन में फंसना तो मोस्ट करेक्ट आपका ये वाला जाएगा, ड्रग रेजिस्टेंस आपका एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, वैसे आप दिमाग में रख सकते हो दोनों है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आप कभी फंसो तो आप मोस्ट करेक्ट किसको मानोगे, इस वाले को, ड्रग रेजिस्टेंस को। ठीक है, ओके। एक और वर्ड निकल के सामने आता है स्टोकैस्टिक प्रोसेस। एक और वर्ड निकल के सामने आता है स्टोकैस्टिक प्रोसेस, इसी से रिलेटेड है। अब देखो ये क्या है, ऐसे प्रोसेसेस जो हमने चाहे नहीं हैं और बाई चांस आ गए हैं। हमने नहीं चाहा था कि बैक्टीरिया जो आपका क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए। हमने नहीं चाहा था कि मौत ये वाले बाइट ख़त्म हो जाए, वो आ जाए। वो बाई चांस हो गया हमारे एक्शंस की वजह से। बाई चांस इवेंट जो अपने आप हो जा रहे हैं हमारे एक्शंस की वजह से, उसे आप कहते हो स्टोकैस्टिक प्रोसेसेस। ठीक है, बाई चांस इवेंट्स। बात क्लियर है? तो ये आपका एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। यानी कि एक बाई चांस इवेंट है। बाई चांस होने वाली घटना है ये, हमने चाहा नहीं था ऐसा हो। इतनी बातें क्लियर हुई? तो एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन और स्टोकैस्टिक प्रोसेस, ये मेनली वर्ड यूज़ किया गया है ड्रग रेजिस्टेंस के लिए ही। ठीक है, आप ये बातें ध्यान में रखना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी, ये तीनों वर्ड यूज़ किए गए हैं मेनली ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट ऑप्शन यही जाएगा आपका, ड्रग रेजिस्टेंस वाला। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेस्ड ऑन दैट ही हमारे आंसर्स करेक्ट जाते हैं, आपके उसी के बेस पे सारे आंसर जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, इसको भी आपको समझ में आया ना। नेचर ने किसे सेलेक्ट कर लिया, रेजिस्टेंट वाले को, इसीलिए एग्जाम्पल किसका है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो आपका इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हो गया, उसमें कौन सेलेक्टेड हुआ था, डार्क वाला मॉथ। इसमें कौन सेलेक्ट हुआ है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग डालो सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, मैं इसे मिटा दूं? देखो यहाँ ये आपका पूरी तरह से नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अभी तक दोनों में आप देख रहे थे कि ह्यूमन की वजह से हो रहा था, मोस्टली आपका ड्रग रेजिस्टेंस वाला पार्ट। अच्छा,
ड्रग रेजिस्टेंस वाला पार्ट में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए नहीं है वो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मान लो आप गेहूं धान वगैरह बोते हो, उसमें बार बार पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स आप यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे वो प्लांट्स क्या है जो हर्ब्स और पेस्ट आपके हैं वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो चुके हैं, अब दवाइयाँ इतना असर नहीं करती, वो भी आपका ड्रग रेजिस्टेंट का एग्जाम्पल आएगा। कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस, मान लो मच्छर ही है, पहले मच्छर एक मॉर्टिन का कॉइल लगाओ तुरंत भाग जाते थे, अब उसी पे आके बैठ जाते हैं, यानी कि वो उसके लिए क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंट होने का एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स उसी में आ जाएंगे ड्रग रेजिस्टेंस में। क्लियर? देखो सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, ये कैसे एग्जाम्पल है, मैंने आपको पिछले वाले जो चैप्टर था आपका जेनेटिक्स में, उसमें मैंने आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की आपकी जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जन्म से होने वाली बीमारी है, उसके जीन्स माता पिता से मिलते हैं तभी वो बीमारी होती है, वो पैदा होने के बाद की बीमारी नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब हमें जो जन्म से है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपकी जो आरबीसी होती है ना, ब्लड सेल्स आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी यूजुअली तो होती हैं बाई कॉनकेव शेप की, बाई कॉनकेव मतलब कुछ इस तरह से आरबीसी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाती है तो आरबीसी हो जाती है सिकल शेप्ड, SICKLE, सिकल शेप्ड। सिकल मतलब जानते हो, हाँ, हंसिए के जैसा होता है, उसको जो भी बोलते हो, जो आपका धान वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होता है, वो अलग टाइप का हंसिया होता है ना, उसी को आप सिकल कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो सिकल का शेप कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का यहाँ पे हाथ बना होता है उसे काटने के लिए, राइट। आपकी आरबीसी अगर इस तरह के शेप की हो जाए तो हम उसे कहते हैं सिकल शेप की आरबीसी हो गई है, ठीक है। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे आपको क्या है, सिकल शेप एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इस वर्ड का मतलब देखो, सिकल मतलब सिकल के आकार का, सेल मतलब वो सेल सिकल के आकार की हो गई है। एनीमिया क्यों? क्योंकि एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी हो जाना या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। जब सेल्स ऐसी बन गई तो ये किसी काम की नहीं रह गई, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ये किसी काम की नहीं रहेगी, यानी कि ओवरऑल आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई, ब्लड सेल्स की कमी हो गई, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है एनीमिया। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया, ये वर्ड क्लियर है। देखो आरबीसी सिकल सेल की क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन को हम डिनोट करते हैं HbS से। HB मतलब हीमोग्लोबिन, S मतलब उसमें सिकल वाले जीन आ गए हैं, सिकल शेप वाले जीन आ गए हैं। जेनेटिक्स में आप इसे ज़्यादा पढ़ोगे, मैं बस ऊपरी चीज़ें बता रही हूँ। अगर ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर क्रोमोसोम पेयर में होता है ना, तो इसीलिए हम पेयर में उसके चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। अगर ये पेयर में दोनों SS प्रेजेंट है तो ऐसे को हम कहते हैं वो सिकल सेल एनीमिया का शिकार है, उसे क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है। अगर कोई HbS HbA है, HbA देखो नॉर्मल होता है, ये A अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग हैं, हम में से तो किसी को सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो हमारे में जीन क्या होगा, HbA। अगर उसमें SS प्रेजेंट है तो वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। लेकिन अगर एक HbS है और एक क्या है, HbA, रुको मैं इसे कलर से डिनोट कर दूं, HbS, और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका कैरियर, मतलब इसके अंदर जीन तो है लेकिन ये डिजीज आपको नहीं दिखेगा। इसके अंदर जीन है सिकल सेल एनीमिया के, लेकिन ये डिजीज नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वाला इसका जो जीन है ना वो काम कर रहा है, दूसरा वाला काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये आपको बाहर असर उसका दिखाई नहीं देगा। ठीक बात? अच्छा, तो ये तो बात हो गई सिकल सेल एनीमिया की। अब इसका मलेरिया से क्या रिलेशन है, देखो मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। एक्चुअली मच्छर उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में एक आपका प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटिस्ट आपका प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटिस्ट प्रेजेंट होता है।
प्रेजेंट नहीं होता, वो कहीं से उसने, मान लो किसी व्यक्ति को मलेरिया है, उसे मच्छर ने काटा, तो उसके अंदर मलेरिया के जो भी आपके जर्म्स हैं वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। फिर जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वापस से उसके सलाइवरी ग्लैंड से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। ठीक है, इस वाले की तो अल्टीमेटली डेथ हो जानी है क्योंकि ये बीमार पर्सन है, लेकिन क्या इसकी डेथ होगी? नहीं, ये सर्वाइव भी कर रहा है प्लस इसे मलेरिया भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ये सर्वाइव भी कर रहा है प्लस इसे मलेरिया भी नहीं होगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनमें क्या हुआ, ये वाले जो वेरिएंट थे, ये वाले तो मर जाएंगे, ये वाले तो नॉर्मल है, इन्हें मलेरिया हो जाएगा, और ये वाले को मलेरिया नहीं होता था। वहाँ मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, ऐसी मलेरिया जो बहुत ही घातक मलेरिया होते थे जिनकी वजह से इवन डेथ भी हो जाती थी। वहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला था। तो बताओ मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट कौन है आपका? कैरियर वाला। इसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, इस वाले वेरिएंट को नेचर सेलेक्ट करेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट है और यही वाले उस जगह पे सरवाइव कर पाएंगे। बात समझ में आई? इसीलिए ये एग्जाम्पल है आपका नेचुरल सिलेक्शन का। सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, जो सिकल सेल एनीमिया का अगर एक जीन प्रेजेंट है तो वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट है, इसीलिए नेचर इसको सेलेक्ट कर रही है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? नेचुरल सिलेक्शन का। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो। उसमें आधे सेकल शेप के हैं, आधे आरबीसी नॉर्मल शेप के हैं। ठीक है, तो नॉर्मल शेप की वजह से वो सर्वाइव कर लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, तो उस वजह से मलेरिया वो कॉज नहीं कर पाएगा मच्छर, है ना। उसमें जो प्लाज्मोडियम है इस वाले ब्लड में ग्रोथ नहीं कर पाता है, जो आपका सिकल वाला शेप वाला ब्लड है इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो मच्छर के उसे अगर ब्लड ले भी लेता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम की ग्रोथ नहीं होगी, तो मलेरिया उसे होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक और तरह से इसे समझ सकते हो। देखो एक और चीज़ देखो, मान लो इस वाले को मच्छर ने काट लिया, प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में आ गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम को सरवाइव करने के लिए आरबीसी चाहिए, ब्लड सेल्स चाहिए और प्रॉपर आरबीसी चाहिए। अगर ब्लड सेल प्रॉपर नहीं होगी तो वो प्लाज्मोडियम उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। इस वाले में ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं है तो प्लाज्मोडियम इसमें ग्रो नहीं कर पाता है, तो ऑर्गेनिज्म को मलेरिया नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें 2-3 लाइन लिख लो। टाइम कितना हो गया? 28। चलो ठीक है, इसमें लाइन लिखो। इन कैरियर ऑफ सिकल सेल, SCA लिख रही हूँ। SCA मतलब सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जल्दी से लिखो। एक बार समझ लो फिर मैं ये सब क्लोज कर दूँ, फिर लिख लेना। देखो इधर एक बार समझ लो। देखो जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसका अगर एक जीन हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को कैरियर। और ये कैरियर्स क्या होते हैं? मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जो कैरियर वाले हैं, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम को सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर आरबीसी चाहिए। सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया नहीं होगा तो नेचर ऐसे ही वेरिएंट को सेलेक्ट करेगी जो SBA और HBS हों। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ओके। तो ये आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेचुरल सिलेक्शन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इससे रिलेटेड और चीज़ें हमें पढ़नी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके।